हेलो एवरीवन। सो हम अब तक जो सी एस आई आर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, सो हम अगली सीरीज सोल्व करते हैं। अभी तक हमने थर्मोस्टेट्स एंड मैथमेटिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये सब कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है दैट इज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सी एस आई आर नेट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। बेसिकली सी एस आई आर नेट के पी वाई क्यू सोल्व करेंगे हम। ठीक है। तो चलते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज शेल मॉडल एंड लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, तो शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सी एस आई आर नेट के, हम वो सोल्व करते हैं। ठीक है। सो इन द सीरीज वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव दैट इन अ शेल मॉडल डिस्क्रिप्शन neglecting Coulomb effect. ठीक है, which of the following statement of the energy and spin parity is correct for the first excited state of A is equals to 12 isobar this। ठीक है। सो A is equals to जिसका मास नंबर 12 हो उसके 3 आइसोबार दे रखे हैं हमें। सो उनकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए हमें क्या चाहिए, अ, ये रिलेशंस बताने हैं, एनर्जी एंड स्पिन पैरिटी का रिलेशन। ठीक है। सो आप सोल्व करते हैं हम। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 आइसोबार्स दे रखे हैं हमें। सो फर्स्ट वन इज 12B5, 6C12, 7N12। ठीक है, तो इन सब के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखता है, सो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे 5 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे इसमें वो होंगे 7। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास होंगे वो होंगे 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 6 एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो जाएंगे 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो जाएंगे मेरे पास हो जाएंगे 5। ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट केस सोल्व करते हैं हम। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब हम यहाँ पे जो मेरे पास ओड दोनों मेरे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मेरे पास क्या है, ऑड है। सो ओड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मेरे पास क्या है, ओड है। ठीक है। सो इस केस को जब दोनों ओड होते हैं तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, सो सोल्व करते हैं। सो द फर्स्ट वन दैट इज माई 5B12 और यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन्स है 5 एंड मेरे पास न्यूट्रॉन्स है 7। ठीक है। सो इसके लिए जो पार्टिकल्स फिल होंगे वो होंगे 1s हाफ में 2 पार्टिकल, 1p3/2। इसमें कितने पार्टिकल्स आएंगे मेरे पास, 3। ठीक है। सिमिलरली n=7 में मेरे पास आएंगे 1s हाफ में 2 पार्टिकल, 1p3/2 में 4 पार्टिकल, तो 4 × 2 6 एंड द रिमेनिंग 1p हाफ में मेरे पास आएगा 1 पार्टिकल। ठीक है। सो इस तरीके से तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो स्पिन पैरिटी होगी मेरे पास क्या होगी, तो इसके लिए मेरे पास होगा जेपी। प्रोटॉन के लिए जो स्पिन होगी वो कितनी होगी, 3/2, क्योंकि लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन 3/2 में जा रहा है। एंड पैरिटी इसके लिए कितनी होगी, एल ऑफ पी इज इक्वल्स टू -1 की पावर एल। सो एल पी में जा रहा है, सो पी के लिए जो एल आएगा वो 1 आएगा, एल की वैल्यू। ठीक है। सो द पैरिटी विल बी -1। ठीक है। नाउ सॉरी सॉरी सॉरी, वो हम पैरिटी यहाँ से जो पैरिटी निकालते हैं, पैरिटी पी पाई वो निकालते हैं -1 की पावर एल। ठीक है। सो यहाँ से एल पी, सो मेरे पास जो एल पी की वैल्यू आएगी तो एस और पी पी के लिए जो मेरे पास एल पी की वैल्यू होगी वो 1 होगी। सिमिलरली फॉर जे एन, इसके लिए मेरे पास लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन हाफ में जा रहा है, सो जे एन इज इक्वल्स टू हाफ। एंड
इज इक्वल्स टू -1 की पावर ln। सो ln यहाँ पे हो जाएगा मेरे लिए सिमिलरली 1। ठीक है। सो नाउ अगर दोनों ओड के केस होते हैं, इफ बोथ आर ओड, अगर दोनों ओड होते हैं तो मेरे को पता है, हमें पता है कि दैट हम चेक करते हैं जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन। ठीक है। सो जेपी जेएन एलपी एलएन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो जो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 3/2 प्लस 1/2 +1 +1। सो ये आ जाएगी मेरे पास 2 2 4। 4 इज ए इवन नंबर। ठीक है। सो ये अगर इवन आ गया, सो मेरे पास जो नेट जे होता है वो होता है जेपी माइनस जेएन का मोड। ठीक है। और अगर ये ओड आ जाता तो ये हो जाता जेपी प्लस जेएन का मोड। ठीक है। सो द नेट जे विल बी 3/4 -1/2। ओके, 3/2 -1/2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जे तो आ गया 1, एंड पेरिटी जो होती है, पेरिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी। सो पेरिटी को मैं लिख सकता हूँ पाई इज इक्वल्स टू -1 की पावर एलपी प्लस एलएन। सो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, दैट इज, ये इवन हो जाएगा, इवन, और -1 की पावर इवन विल बी +1। सो माई स्पिन पैरिटी फॉर दिस वन केस, इसके लिए जो मेरे पास स्पिन पैरिटी आ जाएगी वो आ जाएगी जे पाई इज इक्वल्स टू 1+। ठीक है। सो 5B12 के लिए मेरे पास स्पिन पैरिटी आ गई। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस जो मेरा था वो था 6C12। ठीक है। तो इसमें जो मेरे पास प्रोटॉन्स नंबर है वो है मेरे पास 6, एंड जो न्यूट्रॉन्स नंबर है वो भी है 6। ठीक है। सो ये हो गया इवन इवन केस, इवन इवन केस। ठीक है। सो फॉर द इवन इवन केस मेरी जो स्पिन पैरिटी हो जाती है वो सिंपली सीधा जे प्लस, और जे पाई इज इक्वल्स टू 0+। सो इसके लिए जो मेरी स्पिन पैरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 पॉजिटिव। ठीक है। इवन इवन के केस में हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज स्पिन पैरिटी तो नहीं रहेगी, 0+। थर्ड केस, थर्ड केस लेके चलते हैं। थर्ड केस में हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे है 7 and 12, 7 and 12 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 7, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो मेरे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5। सो मैं अगर इनको फिल करता हूँ, सो दिस विल 1s ½ टू 1p3/2 4, एंड 1p½ में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नॉट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूक्लियन। ठीक है। 1 न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। सो यहाँ पे प्रोटॉन फिल कर रहे हैं तो 1 प्रोटॉन। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा सही से सेम केस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 था ना, तो लास्ट फिल जाएगा 1p3/2 3 में। सो 1s½ में जाएंगे 2, एंड 1p3/2 में जाएगा 3। सो इस तरीके से दोनों को मैंने फिल कर दिया। सो सिमिलरली मैंने जेपी लिखा है इसके लिए, तो जेपी लास्ट फिल किस में जा रहा है, ये लास्ट फिल जा रहा है मेरा हाफ में। सो हाफ। फिर हो जाएगा एलपी, एलपी जो हो जाएगा एसपी, पी के लिए L1। इस तरह भी JN 3/2 LN 1। ठीक है। तो सेम केस हो जाएगा JP LP JN LN। सिमिलरली 4 आ जाएगा, दैट इज E1, क्योंकि हमने ये सही सिमिलर केस हमने यहाँ सोल्व कर लिया। तो इवन आ जाएगा, तो नेट जे हो जाएगा मेरा JP - JN मीन्स 1, एंड पैरिटी जो मेरी आएगी, पैरिटी -1 की पावर LP -1 की पावर LN, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर LP प्लस LN। सो ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। सो पैरिटी विल बी +1। सो स्पिन पैरिटी फॉर दिस केस इज इक्वल्स टू J पाई इज इक्वल्स टू 1+। ठीक है। सो यहाँ पे भी स्पिन पैरिटी जो आई यहाँ इसके लिए J पाई
इज इक्वल्स टू 1+, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास देखते हैं हम कि इस केस में स्पिन पेरिटी 1+, यहाँ पे 1+, और यहाँ पे 0+, ठीक है। तो दो जो ये 7 and 12 and 5 भी 12, ये दोनों जो होंगे सेम एनर्जी लेवल्स में होंगे और ये डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, देखो सेम फॉर दिस, तीनों के लिए सेम होगा, नहीं होगा, ठीक है। स्पिन पेरिटी तीनों के लिए सेम नहीं होगा। डिफरेंट फ्रॉम ईच, इनके लिए डिफरेंट भी नहीं होगा। सेम फॉर 6 and 7 बट डिफरेंट, नो, ये भी नहीं होगा कि इसके लिए तो मेरे पास कितनी थी 0+, इसके लिए 1+, इसके लिए 1+, तो इन दोनों के लिए सेम तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। एंड सेम फॉर दिस एंड डिफरेंट फॉर दिस, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा था कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वेयर म्यू1 इज द न्यूक्लियन मैग्नेटॉन। सो हमें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, हमें दे रखा है म्यू ऑफ पी प्रोटॉन के लिए 2.792 म्यू एन, एंड म्यू ऑफ एन जो दे रखा है, सो न्यूट्रॉन के लिए दे रखा है मेरे को -1.913 म्यू एन, ठीक है। और म्यू एन जो मेरा है न्यूक्लियन न्यूक्लियन मैग्नेटॉन दे रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक न्यूक्लियन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मिरर न्यूक्लियाई दिस रेस्पेक्टिवली इन द शेल मॉडल क्लोजेस्ट। तो दो मिरर न्यूक्लियाई दे रखे हैं हमें, 9F19 एंड 10N19, ठीक है। सो ये दो मिरर न्यूक्लियाई दे रखे हैं। सो आपको पता होगा मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मैं बताता हूँ अभी। सो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूं तो वो आ जाएगा 9, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में अगर इसमें कैलकुलेट करूँ तो वो आ जाएगा 10। इसमें मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालता हूँ तो वो आ जाते हैं 10, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो आ जाते हैं 9। सो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैच कर गया, और इसका प्रोटॉन एंड नंबर सेम हो गया। सो इस तरीके के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है। मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, मिरर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से मिरर न्यूक्लियाई दे रखे हैं हमें, इनके लिए हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ हमें पता है कि दैट मिरर न्यूक्लियाई हम चलते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज 9F19 एंड नेक्स्ट वन इज 10N19, ठीक है। सो इसके लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे दैट इज 9, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 10। सिमिलरली प्रोटॉन जो हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 9। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओड ओड प्रोटॉन, ठीक है। सो ओड प्रोटॉन है मेरे पास, प्रोटॉन के लिए मैं फिल करता हूँ इनको। सो 1s हाफ में मेरे पास जाएंगे 2, 1p3/2 इसमें जाएंगे मेरे पास 4 और 2 6 हो गए, एंड 1p हाफ में मेरे पास जाएंगे 2, तो ये 8 हो गए। द नेक्स्ट वन इज विल बी 1d5/2, इसमें जाएगा मेरे पास 1। बट here is a catch, ये जो केस है मेरा 9F19, जो ये केस है ये मेरे पास एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। सो जो नेक्स्ट जो मेरा न्यूट्रो प्रोटॉन भरा जाएगा वो यहाँ तक तो सेम चलेगा, 1d5/2 में ना जाके इसमें 0 प्रोटॉन जाके नेक्स्ट जो मेरा प्रोटॉन है वो चल जाएगा 2s हाफ में 1, ठीक है। सो कुछ एक्सेप्शनल केस थे मेरे पास। मेरे पास क्या थे, जो ये न्यूक्लियर शेल मॉडल था इसका कुछ एक्सेप्शनल केस थे। सो वो एक्सेप्शनल केस जो क्यों आते हैं ये, क्योंकि उसकी जो एनर्जी कम करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। सो उस एक्सेप्शनल केस के अकॉर्डिंग ये जो था एक्सेप्शनल केस का अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे घुमाया हुआ क्वेश्चन था। सो जो नेक्स्ट जो मेरा प्रोटॉन भरा जाएगा वो 2s हाफ में भरा जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए जो मेरा निकालूंगा मैं
स्पिन, तो जे आ जाएगा मेरे पास हाफ, ठीक है। एंड पैरिटी, पैरिटी कितनी आ जाएगी, एस जीरो हो जाएगा। सो एल इज पैरिटी पाई इज इक्वल्स टू -1 की पावर जीरो पॉजिटिव, सो हाफ प्लस। सो मेरे पास स्पिन पैरिटी आ गई इसकी हाफ प्लस, ठीक है। एंड फॉर एच स्टेट हमें पता है, फॉर एस स्टेट भी अगर एस स्टेट होती है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है म्यूजेड सिंपली होता है GP/2 एंड म्यू एन। सो म्यूजेड GP/2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2.79 म्यू वन, ठीक है। सो मेरे पास इसके लिए तो आ गया। नेक्स्ट वन, अब इसके लिए निकालते हैं, इसमें क्या है, ओड न्यूट्रॉन। ओड न्यूट्रॉन, ठीक है, हम ओड वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। सो ओड न्यूट्रॉन को हम फिल करते हैं। सो 1s हाफ, 2, 1p 3/2 4, 1p हाफ 2 एंड 1d 5/2। इधर 1d 5/2 में जाएगा, इधर 1d 5/2 में ना जाके ये जाता है 1s और 2s हाफ में, ठीक है। सो इधर इस तरीके से जाता है, इधर इसी में जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल केस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, स्पिन पैरिटी की करस्पॉन्डिंग। सो ओड न्यूट्रॉन है मेरे पास। सो फॉर द ओड न्यूट्रॉन, ओड न्यूट्रॉन के लिए जो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा दैट इज GN/2 इंटू म्यू एन। एंड GN/2 की जो वैल्यू होती है दैट इज -1.913 म्यू एन, ठीक है। सो ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जो GN और म्यू एन, GP और म्यू एन की जो वैल्यू दे रखी थी हमें पहले ही सिमिलर सेम सा आंसर आना था। सो यहाँ से हम ऑप्शन करेक्ट करते हैं। देखो पहला आ रहा था पॉजिटिव में 2.79, तो 2.79, देखो ये तो होगा नहीं, ये 23 बहुत ज्यादा है, ये भी होगा नहीं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव उल्टा हो गया है सिस्टम। सो ऑप्शन इज दिस वन इज ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो 2 पॉइंट दिस एंड 1.88 माइनस ये में जो गिवन है उस तरीके से ही हमने सोल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का आंसर है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। सो आपको ये एक्सेप्शनल केस ध्यान रखना है इसमें ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द बाइंडिंग एनर्जी बी ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटेड बाय द फॉर्मूला दिस। फॉर्मूला में दे रखा है B(A1) A(A2) दिस A(3) दिस where Z is the atomic number and A is the mass number of a nucleus if A4 by A2, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो था ये टाइपिंग एरर थी, ये आगे से ही टाइपिंग एरर थी। सो इस क्वेश्चन में ये जो A4 by A3 की A2 की जगह A4 by A3 आएगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इक्वल टू 30, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ था। द एटॉमिक नंबर Z ऑफ नेचुरली स्टेबल आइसोबार इज, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z फाइंड करना है नेचुरली स्टेबल आइसोबार के लिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है A1A माइनस A2 A रेज टू द पावर 2/3 माइनस A3 Z स्क्वायर A रेज टू द पावर -1/3 माइनस A4 A माइनस Z स्क्वायर की पावर बाई A, ठीक है। इस तरीके से मेरे को जो बाइंडिंग एनर्जी के रिलेशन दे रखा है सेम एम्पिरिकल मास फॉर्मूला उस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और हमें Z फाइंड करना है फॉर नेचुरली स्टेबल आइसोबार्स। नेचुरली स्टेबल आइसोबार के लिए मुझे जेड फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें पता है कि अगर नेचुरली स्टेबल आइसोबार होगा तो स्टेबल होगा तो dp/dz क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो, ठीक है। सो dp/dz को मेरे को क्या करना है, जीरो करना है। सो ये फर्स्ट टर्म है,
मेरे पास यहाँ पे इसमें कोई z की वैल्यू नहीं है, सो दिस विल टर्न्स टू बी 0, दिस विल ऑल्सो टर्न्स टू बी 0, इसमें z की वैल्यू है मेरे पास, सो माइनस ए थ्री जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z डिफरेंशिएशन एंड ए रेस टू द पावर माइनस 1/3 माइनस ए फोर बाई ए को मैंने वैसे के लिए वैसे लिख लिया और इसमें z की वैल्यू थी, सो दिस विल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2z एंड माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आगे सोल्व करते हैं इसको, सो ये हो जाएगा माइनस ए थ्री 2z a raised to the power minus 1/3 is equals to not is equals to, so ये माइनस एंड ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एंड दिस होल टर्म विल बी 4a4/a minus 2z is equals to 0, so ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसको मैं इधर भेज देता हूँ 0 के एक साइड में, so 4a4/a minus 2z is equals to a3 2a3z बाई ए की पावर 1/3, ठीक है। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, सो आगे सोल्व करेंगे, सो मैं इनको बस इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैथमेटिकली, सो इधर से इधर कुछ वैल्यू इसको मैं इधर भेज देता हूँ, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, सो 2a3za इज इक्वल्स टू 4a4a minus 2z एंड a रेज टू द पावर 1/3, इस तरीके से मैंने लिख लिया। नाउ 2a3za बराबर 4a4 a रेज टू द पावर 2/3, 1 plus 1/3, not 2/3, it will 4/3 minus 8a4z a/3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। z वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, इसमें और इसमें z है तो इसको एक साइड ले लेते हैं, 2a3z a plus 8a4 z a raised to the power 1/3 is equals to 4a4 a raised to the power 4/3, इस तरीके से लिख लिया मैंने। z को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, सो z को मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 2a3 a raised to the power 2/3 प्लस 8a4, ठीक है। सो मैंने a को पहले मैनिपुलेट कर लिया एंड दिस होल टर्म विल बी इक्वल्स टू 4a4a, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सो द z विल बी 4a4a अपॉन 2a3 a raised to the power 2/3 प्लस 8a4, ठीक है। सो नाउ अब क्या करते हैं हम कि जो a3 है ना, यहाँ से मैं कॉमन लेके इसको ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं दोनों टर्म में a3 से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, सो मेरे पास बचेगा 4a4/a3a अपॉन 2a की पावर 2/3 प्लस 8a4/a3, मैं a4/a3 की जो वैल्यू थी वो मैं गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 30, सो a4/a3 की जो वैल्यू है मेरे पास 30 है, सो द z विल बी 4 multiply 30 into a upon 2a raised to the power 2/3 plus 8 into 30, ठीक है। सो दिस होल टर्म विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से दो कॉमन लेके ऊपर कट जाएंगे तो दिस विल इक्वल्स टू 16a ओवर a raised to the power 2/3 plus 120, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो देखते हैं कौन सा आंसर है। Okay, so option I think C is correct. 16a raised to the power 2/3 and 120. So option C is correct. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देख, द Bethe-Whisker formula for the binding energy of a heavy even nuclei Z protons and N neutrons is this.
सो मैं बाइंडिंग एनर्जी का जो रिलेशन था वो दे रखा है एवी, दिस ये जो रिलेशन है ये दे रखा है, वेयर ए इज द मास नंबर, एवी, एस, एसी एंड ए आर कांस्टेंट when it is spontaneously break into two equal fragments, the total energy released। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है कि break breaks into equal fragments। ठीक है, फ्रेगमेंट्स दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है। ठीक है, सो इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है। सो नेक्स्ट जो इनिशियली, सपोज इनिशियली मेरा मास नंबर ए है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड है, एंड जो न्यूट्रॉन नंबर है वो मेरे पास एन है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन है। अब ये जो टूट गया किसमें, इक्वल में, सो ए डेस विल बी ए बाई टू, क्योंकि दोनों में सेम सेम डिवाइड हो जाएगा। जेड डैश जो होगा वो होगा जेड बाई टू, एंड मेरे पास जो एन डैश होगा वो होगा एन बाई टू। सो इस तरीके से ये जो होगा ब्रेक होगा। सो इसके करस्पॉन्डिंग जब ये वैल्यूज थी तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग हमें दे रखा था बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशंस। अब जो इसके करस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन आएगा उसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी रिलीज पता चल जाएगी। ठीक है, सो सोल्व करते हैं इसको। सो सो मेरे पास टोटल एनर्जी रिलीज कितनी होगी, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज जो मेरे पास टोटल एनर्जी होगी वो होगी टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डैश, डैश बोले तो हाफ हाफ फ्रेगमेंट्स में टूट गया ना, दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया एक पार्टिकल। जैसे सपोज ये कोई एक पार्टिकल था, ये ब्रेक होके दो पार्टिकल्स में टूट गया हाफ हाफ में। सो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बी ई डैश, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बी ई डैश, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बी टू टाइम्स बी ई डैश, एंड माइनस इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है बी। सो दिस इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, रिलीज्ड एनर्जी ये मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, सो अब आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, सोल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टोटल एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी जो फ्रेगमेंट्स की मैं निकालता हूँ, फिर सिंगल फ्रेगमेंट्स के लिए निकाल लेता हूँ, सिंगल फ्रेगमेंट के लिए, और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो बी ई डैश इज इक्वल्स टू ए वी, और जो इनिशियली मेरा जो था ए डैश था, ए डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बाई टू में। मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए डैश ए बाई टू में बदल जाएगा। ठीक है, सो सब लेट मी राइट हियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके लिए जो बी ई डैश की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो वो जाएगी ए वी एंड ए डैश माइनस ए एस ए डैश की पावर टू बाई थ्री माइनस ए सी जेड डैश स्क्वायर ओवर ए डैश की पावर वन बाई थ्री माइनस ए एन डैश माइनस जेड डैश का स्क्वायर ओवर ए डैश। इस तरीके से ना, तो डैश की जो वैल्यू थी वो ए बाई टू, ए बाई जेड बाई टू, एन बाई टू है, वो पुट कर देते हैं। सो हमें एनर्जी मिल जाएगी। सो सरफेस टर्म आएगी ए एस ए बाई टू की पावर टू बाई थ्री माइनस ए सी जेड बाई टू, जेड बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन ए बाई टू की पावर वन बाई थ्री माइनस ए एन बाई टू माइनस जेड बाई टू स्क्वायर ओवर ए बाई। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। सो द वैल्यू विल बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट इज इक्वल्स टू, सो मैं सिंपली इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो टू बी ई इज इक्वल्स टू ए वी इंटू ए माइनस ए एस ए रेस टू द पावर टू बाई थ्री अपॉन टू रेस टू द पावर टू बाई थ्री इंटू टू माइनस ए सी जेड स्क्वायर ए रेस टू द पावर वन बाई थ्री। ठीक है, इंटू टू टाइम्स वन बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन वन बाई टू की पावर वन बाई
3 माइनस ए ऑफ ए एन माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू 2। ठीक है, सो इस तरीके से लिख सकते हैं इनको। सो आगे सोल्व करेंगे। सो आ जाएगा ए बी टाइम्स ए माइनस ए एस टाइम्स ए रेस टू द पावर 2/3 माइनस 2 रेस टू द पावर 1/3। ये इसके साथ आएगा डॉट 2 रेस टू द पावर 1/3 माइनस 1/2 की पावर 2/3 एंड ए सी जेड स्क्वायर ओवर ए रेस टू द पावर 1/3। ठीक है, माइनस ए ऑफ ए एन माइनस जेड का होल स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा ई। सो डेल्टा ई जो मेरे पास होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। सो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी इस दिस माइनस इनिशियल जो। सो फ्रॉम मैं इसको इक्वेशन दे देता हूँ नाम एंड जो मेरे पास जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1। ठीक है, सो आप इसमें से डिवाइड करना और आपको जो वैल्यू मिलेगी मैं लिख देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 we get that delta E is equals to as a raised to the power 2/3 1 minus 2 raised to the power 1/3 plus AC Z square a raised to the power 1/3 1 minus 1/2 की पावर 2/3। तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी। ठीक है, सो इस वैल्यू को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। वैसे कोई जरूरत तो है नहीं मॉडिफाई करके लिखने की। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन मैच करते हैं, ऐसा कोई है क्या। तो सबसे पहले मेरे पास तो 2 ही टर्म होनी चाहिए। सो यहाँ 3 टर्म होगा नहीं, ये तो बहुत सारे टर्म्स नहीं होगा, ये भी बहुत सारे टर्म्स है। 2 टर्म्स है मेरे पास। सबसे पहले ए एस ए रेस टू द पावर 2/3 1 माइनस रेस टू पावर 1। ठीक है, ये सही है। एंड ए सी जेड स्क्वायर ए रेस टू द पावर -1/3 1 माइनस 2/3। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो फार वी हैव डिस्कस्ड 3 4 to 5 questions। सो आई होप इनफ फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना प्लीज।